हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजय, कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट एट पटना। आज मैं बात करूंगा ट्यूबरक्लोसिस कैसे होता है, ट्यूबरक्लोसिस का क्या क्या लक्षण होता है जिसके कारण आप पहचान पाएं कि ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है या ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन हमको हो रहा है ना। और इसको डायग्नोसिस के लिए क्या करें और प्रॉपरली इलाज कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात है कि ट्यूबरक्लोसिस कैसे होता है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक बैसिलाई है जो बैक्टीरिया है। इसके इन्फेक्शन से शरीर में ट्यूबरक्लोसिस होता है। ये इसका स्प्रेड कैसे होता है, अगर एक मरीज जिसको ट्यूबरक्लोसिस है वो कहीं भी अगर खांस रहा है या सांस ले रहा है तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के रूप में बैक्टीरिया उसके अंदर से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का ड्रॉपलेट बाहर की तरफ जाता है और उसी एटमॉस्फेयर में अगर हम सांस लेते हैं तो दूसरे पेशेंट को इन्फेक्शन का चांसेस रहता है। वो बैक्टीरिया धीरे धीरे वहाँ जाके लॉज करता है और जब भी उसका इम्यूनिटी सप्रेस होता है तो वो एक्टिवेट होकर के बीमारी के फॉर्म में एक्टिवेट होता है। तो अब है कि उसका क्या क्या सिम्टम है। तो ट्यूबरक्लोसिस पहले 3-4 तरह का होता है। बॉडी के किस पार्ट को इन्वॉल्व करता है उसके अनुसार उसको डिवाइड करते हैं कि कहाँ किस टाइप का है। तो ये बेसिकली 2 प्रकार का होता है। पहला पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जिसमें कि फेफड़े को इन्वॉल्व करता है। अगर फेफड़े को इन्वॉल्व करता है इसको पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। फेफड़े से बाहर किसी भी पार्ट को इन्वॉल्व करता है, जैसे प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन हो गया, लिम्फ नोड हो गया या ग्लैंड हो गया तो ग्लैंड टीबी बोलते हैं। एब्डोमेन का ग्लैंड अगर हो गया तो उसको एब्डोमिनल कॉक्स बोलते हैं या एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। अगर ब्रेन को इन्वॉल्व करता है ब्रेन टीबी होता है, बोन टीबी होता है। इसलिए डिफरेंट पार्ट के करस्पॉन्डिंग वो उसको क्लासिफाई करते हैं। हर पार्ट का सिम्टम अलग अलग होता है। बेसिकली हम लोग इस वीडियो में जो बात करेंगे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का। तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का सिम्टम क्या है, बार बार खांसी आती है और चली जाती है। मल्टीपल टाइम आप फिजिशियन से मिलते हैं, दवा लिखा जाता है या किसी दवा काउंटर से आप लेते हैं दवा, एंटीबायोटिक लेते हैं, एंटी एलर्जिक लेते हैं, कफ सिरप लेते हैं, बार बार ठीक हो जा रहा है, फिर रिपीटेडली हो रहा है। इसलिए बार बार आती और जाती खांसी अगर 14 दिन से अधिक का है उसको जरूर सस्पेक्ट करना चाहिए कि ट्यूबरक्लोसिस है और उसकी जांच कराना चाहिए। खांसी के साथ साथ अगर बलगम आ रहा है तो बलगम एक सेकेंड सिम्टम है जिसको कि बोलते हैं एक्सपेक्टोरेशन या स्प्यूटम प्रोडक्शन। तीसरा सिम्टम है खांसी में कभी कभी ब्लड भी आ सकता है जिसको कि हेमोप्टिसिस कहते हैं। साइंटिफिक टर्म में हम लोग उसको हेमोप्टिसिस कहते हैं, खांसी में ब्लड आना। इसको डिफ्रेंशिएट करना है कि कहीं वो ब्लड उल्टी में तो नहीं आ रहा है। अगर वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा है तो उसको हेमाटेमेसिस कहते हैं, उसका कारण पेट से संबंधित हो सकता है। लेकिन खांसी में अगर आ रहा है तो वो फेफड़े से संबंधित है, उसको हेमोप्टिसिस कहते हैं। ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट का नेक्स्ट लक्षण है वेट लॉस हो सकता है। बहुत शॉर्ट पीरियड में 1 से 2 महीने में वेट लॉस का हिस्ट्री रहेगा। उसको नाइट स्वेट्स रहेगा, रात को अधिक पसीना आ सकता है। इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर हो सकता है, शाम को फीवर आने का माइल्ड टू मॉडरेट ग्रेड का फीवर आ सकता है। हमेशा वीकनेस आ सकता है। उसका लुक कैचेक्सिक यानी कैचेक्सिक लुक बोलते हैं, यानी लीन एंड थीन लुक रहेगा। उस तरह का ये फीचर्स रहता है पेशेंट्स का। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, जब डॉक्टर्स के पास आते हैं तो हम लोग उसका बेसिक एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे में उसमें पैची ओपेसिटी आता है या एपिकल पार्ट में कैविटी, मोस्ट कॉमनली राइट साइड को एपिकल पार्ट में इन्वॉल्व करता है या फेफड़े के किसी पार्ट को भी कर सकता है। तो अगर एक्सरे से डायग्नोज नहीं हो रहा है तो एक्सरे के साथ साथ आपको स्प्यूटम करवाना है, कंप्लीट ब्लड सेट काउंट करवाना है, मोन्टू टेस्ट करवाते हैं, इंटरफेरॉन गामा रिलीज एसेज करवाते हैं। ये सारी टेस्टें जो हैं, जो टेस्ट ब्लड से होता है। एक्स्ट्रा टेस्ट अगर इससे आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है तो हम सीटी स्कैन ऑफ चेस्ट भी करवा सकते हैं, हाई रिजोल्यूशन सीटी या कॉन्ट्रास्ट इनहांस सीटी, ये इसको कर सकते हैं। और बलगम में आजकल बलगम स्प्यूटम फॉर एएफ भी करवाते हैं। और इसके साथ साथ सीबी नेट टेस्ट जिसको कि बोलते हैं कार्ट्रेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। सीबी नेट टेस्ट से हमको ये पता चलता है ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन है। और दूसरा बात, ये ड्रग रिस्पॉन्सिव ट्यूबरक्लोसिस है या ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस है, इसको भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन से जरूर मिलना चाहिए और इस तरह के बात पे ध्यान देते हुए इतना इन्वेस्टिगेशन कराकर प्रॉपर डायग्नोसिस तक पहुंचते हैं। अगर
इन सारे चीज़ों के बावजूद भी अगर नहीं डायग्नोज हो रहा है तो पेशेंट को हो सकता है ब्रोंकोस्कोपी करना पड़े। जिस पेशेंट में स्प्यूटम नहीं आ रहा है तो ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, ब्रोंकोस्कोपी करके ब्रोंकियोअल्वेलर लवाज करते हैं, लवाज सैंपल से उसको डायग्नोसिस के लिए भेजते हैं। और प्रॉपर डायग्नोसिस जब हो जाती है तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका ट्रीटमेंट का प्लान करते हैं। ट्रीटमेंट में बेसिकली WHO के गाइडलाइंस के अनुसार 6 मंथ का ट्रीटमेंट होता है, जिसमें इनिशियल 2 मंथ को बोलते हैं इंटेंसिव फेज और नेक्स्ट 4 मंथ को बोलते हैं कंटिन्यूएशन फेज। इनिशियल 2 मंथ में, जिसमें इंटेंसिव फेज में 4 ड्रग रेजिमेन चलाते हैं और कंटिन्यूएशन फेज जो 4 महीने तक चलता है उसमें 3 ड्रग का रेजिमेन चलाते हैं। साथ में अगर मरीज को एक्स्ट्रा एडिशनल कोई प्रॉब्लम हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है या अदर कॉम्प्लिकेशन आ रहा है तो उसका भी एसेसरी ड्रग्स देते हैं। इसके साथ पेशेंट को पेरिफेरल न्यूरोपैथी आइसोनियाजाइड के कारण ना हो, उसके साथ में बेनाडोन भी जोड़ते हैं, जिसको कि पायरिडॉक्सिन जिसमें कंपोजिशन रहता है। साथ में लीवर का सपोर्ट देते हैं। अदर पेशेंट्स को वेट गेन के लिए भी प्रमोट करते हैं न्यूट्रिएंट डाइट वाइज या फिजिकल वर्कआउट करा के। धन्यवाद।